दोस्तों नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हैं भाई। गुड मॉर्निंग। तो आज 16 अगस्त को हमारी मुलाकात हो रही है काफी दिनों के बाद मेंस के बैच में। हालांकि हाँ, 3 दिन की आपकी छुट्टियां थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 दिन में क्या किया आप लोगों ने। क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? मैंने आपको जैसे परसेंटेज पढ़ा दिया, रेशियो पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और एलजेब्रा आपका पूरा समाप्त हो गया। और प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट हमने प्रिपेयर कर दी है, वो आज अपलोड हो जाएगी। क्या आपने 3 दिन में इन चैप्टर का रिवीजन किया? मैंने आपके पास 5 मॉक टेस्ट अपलोड करवाए थे, वो 5 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व करके देखे? 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखे? देखिए, मैंने मॉक टेस्ट में केवल मॉडरेट क्वेश्चन डाले हैं। मैंने मॉडरेट में एक भी नया सवाल नहीं डाला है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे ए टू जेड। और केवल मैंने 2022 और 2023 पिछले 2 सालों के सवाल डाले हैं। सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, आईसीआर के भी, सिलेक्शन पोस्ट के भी, सीपीओ के भी, पिछले 2 सालों के सवाल। भाई हर साल जो है, हर साल कम से कम एसएससी की तरफ से कम 6-7 हजार क्वेश्चन नया मिलता है। 6-7 हजार हर साल एसएससी, हर जितने भी एग्जाम लेते हैं 6-7 हजार नया सवाल आता है हर साल एसएससी में। उन 6-7 हजार में से 500 क्वेश्चन ही काम के होते हैं, 500 क्वेश्चन। बाकी तो सब चोमू सवाल हैं, उनको पूरी दुनिया कर लेते, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन 500 सवालों को ही मैं आपको मॉक टेस्ट में दूंगा। पिछले 2 सालों के, पिछले 2 सालों के ढूंढ के एसएससी हर साल 6-7 हजार क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है। सीजीएल में, सीएचएसएल में, मेंस में, सीएचएसएल में, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, जीडी सब मिला के उनमें 500 सवाल ही काम के। तो मैं केवल मॉक टेस्ट में 2022 और 2023 के जो काम के 500 सवाल हैं यही करूंगा, करवाऊंगा। ये कर रही है आपने, और कोई दिक्कत ही नहीं। मॉडरेट क्वेश्चन हमने उसमें डाले, ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा उन 30 सवालों में से 25-26 क्वेश्चन भी डाल कर पा रहा है तो इसका मतलब वो तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है ना? क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट आपका आएगा। मैंने मॉडरेट पेपर आपको दिए हैं क्योंकि हम, मेरा मकसद क्या है कि पिछले 2 सालों में जो अच्छे सवाल आए एसएससी की तरफ से वो सारे आपको मॉक में दे दिए जाएं। बस यही है, और कुछ तो है नहीं। कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट जिनके बस मन में पढ़ने लिखने का कोई ख्याल नहीं, जिसके जो बस एक ही चीज चाहते हैं, जल्दी निबट जाए, बस जल्दी हमारे माथे पे एक टैटू लग जाए, सिलेबस समाप्त। तो भाई मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जैसे हमने आपको एलजेब्रा पढ़ाया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc हमने आपको पढ़ाया, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ाया है ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पढ़ाया, एक क्लास उसमें लगी। आपको लगता है कि आपको आता है तो आप उसको स्किप कर दो। भाई हमने आपको x+1/x पढ़ा, x+1/x पे आपकी 2 क्लास हमने ली। आपको लगता है कि आपको आता है, स्किप कर दो उसको, जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही क्लास में बता देता हूं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर ज्यादा आगे जल्दी निपटाना, जल्दी निपटना, जल्दी निपटना, जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, तो स्किप कर दो भाई उन चीजों को। फिर आप मुझसे आके ये मत कहिए कि सर मैंने वो वाला टाइप छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा, उससे सवाल आया, मैं कर नहीं पाया। ठीक है भाई। आपको लगता है कि भाई आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब, इनके फॉर्मूले के सवाल आते हैं, मैंने उन पे 2 क्लास ली हैं, आपको आते हैं तो आप उसको स्किप कर दो, जल्दी निबट जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हमने परसेंटेज में इलेक्शन पढ़ा है, आप इतने महारथी हो का आपको आता है तो आप उसको स्किप कर दो, जल्दी निबट जाएगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे नहीं, उनको कुछ भी नहीं आता, प्री दुनिया निकाल लेती है, मेंस निकलवाना पड़ता है। प्री तो बच्चे ऐसी कर लेते, मेंस निकलवाना पड़ता है बच्चों का। ठीक है जी। ओके सर, कितना टाइम लगना चाहिए मॉक सॉल्व करने के लिए? आधा घंटा, आधा घंटा, 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट का टाइमर बिठा के मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है ना? एक मॉक टेस्ट मैं आपको और दूंगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज की कहानी, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं।
प्रॉफिट लॉस में आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्रॉफिट लॉस में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस में जो डेविएशन वाले जो सवाल आते हैं मेरे दोस्तों, जो डेविएशन से भी आप कर सकते हो, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। दूसरा, सेम सेलिंग प्राइस के जो सवाल आते हैं वो मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है भाई, चलेगा। ये दो टाइप के जो मैं आपको क्वेश्चन आज की क्लास में करवाऊंगा जी। ये सवाल नंबर 61 देखिएगा। बताओ, एक आदमी 120 खिलौने खरीदता है सेम कॉस्ट प्राइस के, 45% खिलौने उसने बेचे हैं 40% के लाभ पर। बाकी खिलौनों को उसने बेचा है रिमेनिंग के 1/3 को, 1/3 ऑफ रिमेनिंग शब्द लगा है मेरे दोस्तों, 1/3 ऑफ रिमेनिंग का 1/3 उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। बाकी रिमेनिंग खिलौने उसने बेचे हैं एट ए लॉस विच इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 टॉयज। बाकी खिलौनों को 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचा है। पूरे लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? देखिए, देख रहे हैं, शेष खिलौनों को 14 खिलौनों के सीपी के बराबर लॉस पर बेचा है। तो 14 खिलौनों का सीपी, ये लाइन आगे इंपॉर्टेंट, हर एक लैंग्वेज का सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो मैंने मान लिया कि माना एक खिलौने का सीपी 1 रुपए है, तो 120 खिलौने कितने खरीदे होंगे? 120 रुपए के। माना एक खिलौने का सीपी 1 रुपए, 120 खिलौने खरीदे 120 रुपए के, तो 45% खिलौने, 120 का 45% कितना होता है बताइए जल्दी से? तो 120 का 45% होता है मेरे दोस्तों यहां पर आपका 54। भाई 12 चौक 48 और 120 का 5% ये 6, 54। 54 खिलौने पे 40%, 54 120 का 45%, 54 खिलौने 54 रुपए के, 54 का 40%, 54 का 40% कितना होता है? 21.6 प्रॉफिट हुआ। यहां कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? 21.6। समझ में आया? तो 120 में से 54 बिक गए, तो बचे कितने? 120 में से 54 माइनस कर देंगे, तो आपका बचा मेरे प्यारे भाई 66। 66। समझ में आया ना प्यारे बेटा? भाई 120 में से 54 खिलौने बिक गए, तो बचे कितने मेरे दोस्तों? 66 बचे ना। 120 में से 54 माइनस कर देंगे। अब 66 का 1/3, 66 का 1/3 कितना होता है? 22। तो 22 खिलौने बेचे हैं, 22 खिलौने बेचे हैं 20% प्रॉफिट पर। समझ में आया? तो 22 का 20% कितना होता है? 4.4। यहां आपको 4.4 का प्रॉफिट हुआ। अब जो रिमेनिंग खिलौनों पे कितना लॉस हुआ है? रिमेनिंग खिलौनों पे 14 खिलौनों की सीपी के बराबर लॉस हुआ। एक खिलौने का सीपी 1 रुपए, तो 14 खिलौनों का कितना? 14 रुपए का लॉस हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि इस तरीके से टोटल आपको इतने रुपए का मेरे प्यारे भी प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट आपको कितने रुपए का हुआ? ये ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 21, 4, 25 और 1, 26। 26 में से 14 घटाएंगे 12, तो ओवरऑल आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 12 रुपए का। आपने 120 खिलौने खरीदे, एक खिलौना 1 रुपए का है, तो 120 खिलौने कितने रुपए के होंगे? 120 रुपए के। तो 120 रुपए पर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट? डी ऑप्शन, 10%। तो ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। ये आंसर है। भाई तुम्हारी कहानी तो बहुत खराब है उज्जवल, फिर समझ में आया? कर पाओगे? बेहतरीन क्वेश्चन था, ये बताइएगा मेरे दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल नंबर है 62। बनाओ, ये प्री के पेपर का पूछा हुआ 2020 के प्री का। मैं आपको सवाल डेविएशन वाले ही करवा रहा हूं, लेकिन हर सवाल अलग है, बिल्कुल अलग लैंग्वेज का। 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, रेस्ट आर 20% लॉस। टोटल प्रॉफिट इज 138.5 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। वैल्यू ऑफ गुड्स। देखिए मेरे दोस्तों, इस सवाल में आपको ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है मेरे प्यारे भाई। तो क्या आप यहां पर ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 1/3 सामान बेचा 15% के प्रॉफिट पर, 25% का मतलब होता है 1/4 सामान 20% के प्रॉफिट पर। तो बटे 3 भी करना है, बटे 4 भी करना है। तो मैंने 3, 4 का एलसीएम मान लिया कि आपने 12 आर्टिकल खरीदे, 12। तो 12 का 1/3 कितना हुआ? 12 का 1/3 हुआ जी 4। 4 आर्टिकल आपने बेचे हैं 15% के लाभ पर। 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना हुआ? 3 आर्टिकल आपने बेचे हैं 20% के प्रॉफिट पर। बचा कितना? 12 में से 4, 3, 7 बेच दिए, बचा 5, रिमेनिंग 5 हो गया। टोटल जोड़ के 12 आना चाहिए। 5 आर्टिकल आपने बाकी आर्टिकल बेचा है 20% के लॉस पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं बेटा, मुझे बताओ कि आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ आपको?
अगर डाटा डिफिकल्ट है तो हम डेविएशन लगा लेते हैं, डाटा इजी है तो हम वेटेड एवरेज कर लेते हैं। 4 आर्टिकल पे 15% प्रॉफिट हुआ, 4 का 15% 60, ये 20 दिया 60, 60 60 120 हो गया, और ये 20 पंजे 100, ये माइनस का 100 हो गया। 120 और माइनस 100, 20% का प्रॉफिट हुआ है आपको कितने के समान पर? 4 3 7 5 12 के समान पर, यानी कि 20/12 का आपको प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। जबकि आपको प्रॉफिट हुआ कितना है? आपको प्रॉफिट हुआ है बच्चों 138.5 रुपए का। ओवरऑल आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 138.5 का हुआ कितना? 20/12%। 12 को हम इधर ले आएंगे, जो बटे 12 है ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12, ये 20% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है सामान का क्रिय मूल्य, लागत मूल्य, 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, तो दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तभी तो 100% निकलेगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब 12 पंजे 60 से दशमलव हट जाएगा यानी कि 6, तो यह आ जाएगा 7800 और मेरे दोस्तों 340, यानी कि 7800 और 6 510 आएगा, यानी कि 8310 रुपए। डी ऑप्शन 8310 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। कर पाओगे ऐसा सवाल? बताओ स्टूडेंट्स, कर पाएंगे जी। अगला सवाल देखिएगा, ये बताओ, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का, बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है भाई साहब इस सवाल का। एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, सारे सवाल डेविएशन वाले हैं मेरे दोस्तों, वेटेड एवरेज वाले, 100 मान के भी कर सकते हो बट कैलकुलेशन ज्यादा होती है। एक आदमी 120 कोट खरीदता है, 50 कोट बेचता है 16% के लाभ पर, बाकी कोट बेचता है 20% के लाभ पर। यदि वो उन सभी को 12% के एक समान लाभ पर बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते। प्रत्येक कोट का सीपी बताओ, प्रत्येक कोट का लागत मूल्य क्या है। बहुत बेसिक सवाल है, इस सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं। एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, 50 कोट उसने बेचे हैं 16% के प्रॉफिट पर, समान सेम प्राइस के सारे कोट, तो बाकी कितने कोट बचे? 70, 50 70 120, ये उसने बेचे 20% के लाभ पर। अगर वो सारे कोट को 12% के, सभी कोट को एक 12% के प्रॉफिट पर बेचता तो 1520 रुपए कम मिलते। तो आपसे पूछा है ईच कोट का सीपी, देखो उसने कोट को ऐसे ब्रेक किया है, जो भी बेस वैल्यू होती है आप उसका रेशियो ले लेते हैं, 5:7 में ब्रेक किया। यहां 16% प्रॉफिट है, 20%। अगर सभी कोटों को 12% के प्रॉफिट में बेचता तो यहां कितना प्रॉफिट कम होता? यहां कितना? 16 से 12% कम, यहां केवल 4% का प्रॉफिट होता मेरे दोस्तों। सॉरी, ऐसी बात नहीं बनेगी, एक सेकेंड, सॉरी, 16% का प्रॉफिट है, यहां पर 20% का प्रॉफिट है। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने का है? जवाब दीजिएगा, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? नहीं निकाल सकते, डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज। 16 पंजे 80 और 20 सत्ते 140, 80 और 140 हो गया, 220% का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों। कितने के समान पर? 5 7 12 के समान पर, ठीक है ना। ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। अगर वह 12% के एक समान प्रॉफिट पर बेचता, अगर ओवरऑल प्रॉफिट हुआ भी इतना, 12% के प्रॉफिट पर बेचता तो प्रॉफिट कितना कम होता? -12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो बताओ कितना आ जाएगा ये? 220 में से 144 घटाएंगे तो 56 और 20 76, 76/12% का आपको प्रॉफिट कम होता। जबकि प्रॉफिट कितने रुपए कम होता? 1520 रुपए कम मिलते। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई कितनी बार चला गया? 20 बार। तो 1% की वैल्यू आ गई 240, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 24,000, यानी कि सारे कोट का जो सीपी है वो 24,000 रुपए है। अगर मैं आपसे सारे कोट का क्रिय मूल्य पूछूं तो 24,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा एक कोट का, भाई सारे कोट कितने खरीदे? 120, 120 कोट 24,000 के हैं, तो एक कोट क्या होगा? 120 से भाग दे दीजिएगा, 200 रुपए का ये आंसर है, डी ऑप्शन 200 रुपए। आसान सवाल है, कर पाएंगे, ये बताएंगे जल्दी से। वेरी वेरी फेमस सवाल, 64 नंबर करो। सवाल को ढंग से पढ़ो। अगर वह सारे सामान को 12% के प्रॉफिट में बेचता तो 1520 रुपए कम मिलते। पहले प्रॉफिट इतने का हो रहा था, 12% कम में बेचो, 12% प्रॉफिट बेचोगे तो इतना प्रॉफिट कम होगा, माइनस कर दिया हमने। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे भाई, ये बनाओ। द कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज 225% मोर देन द कॉस्ट ऑफ टेबल।
द कॉस्ट ऑफ सोफा सेट इज डिक्रीज बाई 34% एंड द टेबल इज इंक्रीज बाई 25%. Then what is the percentage increase or decrease in the cost of 2 sofa set and 3 tables as compared to the initial cost? आपने ऐसा सवाल देखा मॉक टेस्ट में आते हैं ना ऐसे सवाल. ये सोफा सेट है और टेबल है. बोला सोफा सेट की कीमत टेबल से 225% ज्यादा. 225% की फ्रैक्शन वैल्यू 25% कितना होता है 1/4 है. 25% का 9 गुना है 9/4. सोफा सेट की कीमत टेबल से 225% ज्यादा है. यानी कि टेबल अगर 4 रुपए का तो सोफा सेट 9 ज्यादा 13 रुपए का है. बोले सोफे सेट की कीमत में 34% की कमी की जाती है और टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है. तो आपसे पूछा 2 सोफा सेट और 3 टेबल की लागत में कितनी की कमी आएगी. तो एक सोफा सेट 13 का, 2 सोफे सेट इतने रुपए के होंगे. एक टेबल 4 रुपए के, तो 3 टेबल कितने की होंगी मल्टीप्लाई बाई 3. इनके प्राइस में कितना चेंज आएगा. देखो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज जो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, इसलिए मैं हमेशा सीपी का रेशियो ले लेता हूं. मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. ये 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 13 बार और ये 4 3 बार 6. 13 रेशियो 6. समझ में आया. आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही. डाटा काफी इजी है, सिंपल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई. यहां 13 रुपए पे 34% लॉस हुआ. कितना हुआ मेरे दोस्तों 390 और 52 यानी कि 442. ठीक है भाई. यहां 6 रुपए का 25% प्रॉफिट हुआ यानी कि कितना 150 150%. कितने के समान पर मेरे दोस्तों ये आ गया जी 13 6 19 19 के समान पर. बात समझ में आ गई. आप बोलोगे हाँ जी सर. तो यहां पे माइनस ओवरऑल आंसर निगेटिव आएगा. निगेटिव आंसर का मतलब इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है. निगेटिव आएगा. कितना आएगा ये लगभग आपका -442 में से 142 -300 फिर 8 ये माइनस का 292/19 आएगा. यानी कि 19 से कम 19 10 19 पंजे 95. तो अप्रोक्स 15% आएगा. डी ऑप्शन 15% डिक्रीज. ठीक है आगे चलते हैं बेटा. ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है. ठीक है एक टाइप का एक सवाल ही करवा रहा हूं. हो सकता है 2 आर्टिकल की जगह आपको 3 आर्टिकल दे दे. बनाइए जल्दी से. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक. एक आदमी ने सेब केला और संतरे खरीदे. 2022 के प्री का सवाल है ये. प्री का 20 25 और 30% के लाभ पर फलों के सीपी का रेशियो 2 3 5 है. फल 5 4 2 के अनुपात में बेचे जाते हैं तो लाभ परसेंट ज्ञात करें. आप समझे कि एक आदमी ने सेब खरीदा, केला और संतरा, और खरीदने के बाद उन्हें बेचा है 20%, 25% और 30% के प्रॉफिट पर. ये ऐसे बेचा है. फलों के सीपी का रेशियो मेरे दोस्तों 2 3 5 है. फलों के क्रिय मूल्य का यानी कि एक सेब, एक केला, एक संतरे 2 3 5 के रेशियो में फल बेचे हैं 5 4 2 के अनुपात में. तो आप मुझे बताओ मेरे प्यार भाई, आप एक सेब 2 रुपए का है, आपने 5 सेब बेचे तो कितने का हो गया 2 पंजे 10 रुपए का समान हो गया. एक केला 3 रुपए का, आपने 4 बेचे तो 3 चौक 12 रुपए के केले बेच लिए है भाई. एक संतरा 5 रुपए का, आपने 2 बेचे तो 5 दूनी 10 10 का हो गया मेरे दोस्तों. आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यानी कि आपने सामान जो बेचा है उसकी जो कॉस्ट है वो इस रेशियो में, प्रॉफिट इतना हुआ है. तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा नहीं निकाल सकते. 10 रुपए का 20% 200 प्लस 300 500 और 300 800. 800 का कितने के बार 10 10 20 और 12 32. तो 8 चौक 32 आ जाएगा मेरे दोस्तों. 100/4 25%. तो ओवरऑल आपको 25% का लाभ हुआ. डी ऑप्शन. समझ में आया जी. वेटेड एवरेज. डाटा आसान है तो हम वेटेड एवरेज से कर लेते हैं. ये वाला करेंगे. 66 नंबर सवाल करके बनाओ जल्दी से. क्या उत्तर बनेगा इस क्वेश्चन का. "35% ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%. 35% सामान को 65% के प्रॉफिट पर बेचा गया, जबकि रिमेनिंग सामान को X% के लॉस पर बेचा गया. ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो 12% है. तो आपसे पूछा है X की वैल्यू क्या है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. ये बताओ बच्चों. 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20. यानी कि सपोज जैसे आपने 20 वस्तुएं खरीदी हैं तो 20 में से 7 वस्तुएं जो है वो बेची गई है 65% के प्रॉफिट पर.
तो रिमेनिंग कितनी बची भी 13, 20 में से 7 गया 13। 13 वस्तुओं को कितने परसेंट के लॉस पर बेचा जाए, x% के लॉस पर बेचा गया है, कुल मिलाकर आपको 12% का लॉस हुआ। ओवरऑल आपको कितने का लॉस हुआ, 12% का लॉस हुआ, 12% का। तो आपसे पूछा है x का मान इन 13 वस्तुओं कितने परसेंट के लॉस पर बेचा गया, ये आपसे पूछा है। बनाओ बच्चों क्या आंसर होगा। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन, दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ रिवर्स डेविएशन। मैं आपको पढ़ा चुका हूं रिवर्स डेविएशन है भी, बस प्रॉफिट लॉस सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी हमने ले लिया। अगर आपको ओवरऑल 12% का लॉस हुआ है तो 12% लॉस यहां भी होना चाहिए, 12% लॉस यहां भी होना चाहिए। मेरी बात को सुनना, ओवरऑल 12% का लॉस तभी हो सकता है जब यहां भी 12% लॉस हो, यहां भी 12%, ओवरऑल भी 12%। लेकिन अब 65% प्रॉफिट हुआ, 12% लॉस की बजाय 65% प्रॉफिट हुआ, कितना ज्यादा है ये, -12 से 65 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 77% ज्यादा है। एवरेज हम कंपेयर करते हैं ना, 77% एक्स्ट्रा है, यहां 7 रुपए का 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो बैलेंस करने के लिए 7 रुपए का 77% हम लोग कम करवा लेते हैं। कितने रुपए के समान पर, 13 रुपए के समान पर बटे 13। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो अप्रोक्स हम देखेंगे मेरे दोस्तों, तो 13 छिंग 78 यानी कि 42, 42 और 12 मेरे दोस्तों 54, 54% के नजदीक आएगा, हल्का सा कम, ये ऑप्शन होगा अप्रोक्स बी ऑप्शन 53.5% अप्रोक्स में। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को उड़ उड़ के कर लेंगे, बताएंगे जी। लेटेस्ट सवाल आया बच्चों, बताओ लेटेस्ट क्वेश्चन आया प्यारे बच्चे, बनाइएगा। टेक्नीशियन 2023 के पेपर में बताइएगा। ऐसे सवाल आप लोगों ने देखे ना मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर में खूब आता है ये प्रॉफिट लॉस का इंपॉर्टेंट वैरायटी। ऐसी वैरायटी डिस्काउंट में भी बनती है। रेशमा ने 2/3 माल बेचा 26% प्रॉफिट पर, रिमेनिंग का 20% 40% प्रॉफिट पर, रिमेनिंग माल को 25% लॉस पर। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य सेम मानते हुए पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए रिमेनिंग शब्द आ रहा है, रेशमा ने 2/3 माल 26% प्रॉफिट पर, रिमेनिंग का 20% यानी कि 1/5 40% के प्रॉफिट पर, और रिमेनिंग 25% लॉस पर। तो यहां 3 और 5, जब भी रिमेनिंग शब्द आए इसका मल्टीपल ले लेते हैं। 3 और 5 का मल्टीपल 15। मैंने मान लिया कि रेशमा ने 15 आर्टिकल खरीदे हैं, तो 15 का 2/3 कितना आ जाएगा, 10। 10 आर्टिकल उसने बेचे भाई साहब 26% के प्रॉफिट, और बचा क्या, 15 में से 10 बेच दिए, बचा 5। फिर 5 का 1/5, 5 का 1/5 आएगा 1। एक आर्टिकल बेचा है 40% के प्रॉफिट पर, बचा कितना, 4। 10 11 4 15, 4 आर्टिकल बेचे हैं 25% के लॉस पर, 25% के लॉस पर। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट वेरी इजी डाटा, एक पैसे की जलीलत नहीं है इस सवाल में, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो यहां से हम कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखो 260 प्लस 40 300, और 300 और ये 200 आपका मेरे दोस्तों माइनस का 100, 200% आ गया। 200% कितने रुपए के समान पर मेरे दोस्तों, 15 के। 200% बटे 15 किससे चला जाएगा, 5 से, तो 40/3। तो 40/3% का आपको प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई, जो कि थर्ड ऑप्शन है, 13:1/3%, सी ऑप्शन। जी सवाल नंबर 68 को खुद से ट्राई करना। 68 को मेरे दोस्त, ये वाला मैं आपको बताऊंगा। 69 नंबर जल्दी से बनाएंगे, 69 बनाओ। रिवर्स वाला है। सीमा 40% वस्तुओं को 25% के लाभ पर, रिमेनिंग का 20% 35% के लॉस पर, रिमेनिंग का 25% 15% के प्रॉफिट पर बेचती है। ओवरऑल लेन देन में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे शेष माल को, बचे माल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 2/5। पहले देखो समान का उसने किया क्या, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, रिमेनिंग का वस्तुओं का 20% 1/5।
रिमेनिंग का 25% यानी कि 1/4। तो भाई आप इनका मल्टीपल 5 25 25 चौका 100 वस्तुएं मान लो। आपने मान ली कि 100 वस्तुएं हैं मेरे प्यारे भाई, तो 100 का 40% 40 वस्तुएं बेची हैं 25% के लाभ पर। तो 100 में से 40 बेच दी, बची 60। अब 60 का 100 में से 40 बेच दी, बची 60 का 20% यानी कि मेरे दोस्तों 12 वस्तुएं बेची हैं 35% के लॉस पर। तो बचा कितना? 40 और 12 52 हो गया, बचा अब 48। अब 48 का 25% कितना हो गया? फिर से मेरे दोस्तों, अब रिमेनिंग का 25%, 48 का 25% फिर से 12 वस्तुएं बेची है मेरे दोस्तों यहां से 15% के प्रॉफिट पर। तो रिमेनिंग कितनी बची है? अब रिमेनिंग बची 36 वस्तुएं, 36। सही किया ना? तो रिमेनिंग 36 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो? ओवरऑल ट्रांजैक्शन में जवाब दो मेरे दोस्तों, ओवरऑल आपको 20% का लाभ हो। करो, जल्दी से बनाओ। अब 100 का 40%, 40 वस्तुएं 25% के प्रॉफिट पर, फिर बची 60 का 20%, 12 35% के लॉस पर। फिर मेरे दोस्तों यहां से बची 48 वस्तुओं का 25%, 12 15% के मेरे दोस्तों प्रॉफिट पर। ये आगे यहां से जो 4 से कट रहा है तो काट लेते हैं, ये 4 से कट रहा है तो काट लेते हैं ना, कैलकुलेशन कम रहेगी। 10:3:3:9 बनाओ जी। देखो बच्चों, आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हो, यहां पे आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास खुले हैं। आप मुझे बताओ टोटल सामान कितने रुपए का है? ये सीपी है मेरे दोस्तों, सीपी टोटल सामान कितने रुपए का है? तो आप कहोगे सर 25 का, ये टोटल सामान 25 का। तो ओवरऑल आपको 25 रुपए का 20% यानी कि 500%, 500% मतलब 5 रुपए। अगर ये सामान 25 रुपए का है टोटल, तो 25 रुपए का 20% 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का 25% 250। यहां कितना? 3 रुपए का 35% लॉस यानी कि 105। समझ में आया? यहां कितना? 3 रुपए का 15% प्रॉफिट यानी कि 45। टोटल 500 होना चाहिए। टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 500 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 60, 250 में से 60 घटाएंगे जी 190, यानी कि मेरे दोस्तों यहां कितना आएगा? 310% होगा, तभी तो टोटल 500 रुपए आएगा। 500% भाई 25 रुपए का 20% 5 रुपए होता है, लेकिन मैं लिखता नहीं हूं कि मुझे आधा परसेंटेज में निकालना है, तो 500 होना चाहिए ओवरऑल। 250 माइनस 105, 3 रुपए का 15% 45, ये आएगा जी 190। इसको जब मैं ऐड करूंगा 190 आए, 190 में 310 जोड़ूंगा 500 बनना चाहिए। 310% प्रॉफिट होगा कितने रुपए के सामान पर? 9 रुपए के सामान पर बटे 9। तो आएगा मेरे दोस्तों 9 × 27, 4 9 चौक 36, 34 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर है ए ऑप्शन। खत्म। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बेगो, कि डाटा बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। 25, अरे टोटल वस्तु यार 3 3 6 9 15 10 25, टोटल सामान 25 है ना, कि 25 पे 20% प्रॉफिट होना चाहिए। यहां पे कितना हो रहा है? 190, तो यहां 310% होना चाहिए। 190 प्लस 310 500, कितने पर? 9 पर बटे 9। कर पाएंगे? आगे चलते हैं, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो सवाल नंबर 70, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनाओ। वेरी वेरी। एक दुकानदार ने 60, 80 और 120 रुपए वाली चाय 3 किस्मों को 5 8 7 के अनुपात में मिलाता है। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे चाय के मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए? सवाल है, और ये बहुत प्यारा सवाल है, कोई मामूली सवाल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बनाओ। एक आदमी ने 3 चाय मिलाई है 5 8 7 के अनुपात में, 3 प्रकार की चाय को, ठीक है भाई। और वो चाय का सीपी क्या है? 60 रुपए, 80 रुपए और 120 रुपए पर केजी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर तीनों टाइप की चाय को मिलाएगा तो जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का सीपी क्या होगा? मिश्रण का क्रिया मूल्य क्या होगा? चाहे आप डेविएशन से निकालो, चाहे वेटेड एवरेज से, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि सपोज 80 है, तो 80 से कंपेयर करेंगे, कितना कम है? 20 कम है, तो 20 पंजे 100। 80 से मेरे दोस्तों 40 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 280।
अब 280 और -100, 180, 180 एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे दोस्तों, इसको बांट देंगे हम सभी में। 5 8 13 7 20 यानी कि 89। तो मिश्रण का जो सीपी आएगा वो 89 रुपए पर केजी आएगा। अगर मैं तीनों टाइप की चाय 60 80 120 रुपए वाली 5 8 7 के रेशियो में लाऊंगा तो मिश्रण का सीपी 89 आएगा। पूछा 25% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए, तो 89 पे 25% हमको प्रॉफिट कमाना है। तो भाई 89 का 88 का 25% तो 22 आ जाएगा, बचा एक का 25% आएगा 0.25, ये आएगा मेरे दोस्तों 0.25 आएगा, बी ऑप्शन 111.25 रुपए। सिंपल सवाल, ठीक है भाई। चलो इसका आप मुझे करके बताओ, ऐसा ही सवाल है, इसका आंसर आप मुझे करके बताओ सब लोग। सब लोग मुझे इस सवाल का आंसर करके बताएंगे। पहले मिश्रण का सीपी निकाल लिया कि भाई अगर मैं तीनों टाइप के चाय को मिला दूंगा तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का सीपी क्या होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमने 25% प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यार भी करके बताइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनाइएगा। ये सारे प्री के पूछे हुए सवाल है, प्री के। जल्दी से करके बताइए फटाफट। सभी का आ गया 52.5, ये सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल था। हाँ जी, ये वाला सवाल आप हमें करके बताएंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 72, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इस सवाल की। सवाल में कोई भी, इन सवालों में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है अगर आप तरकीब से करो। बच्चे इनको जबरदस्ती को ओवर कैलकुलेटिव बना लेते, फिर कहते हैं अरे पेपर बहुत टफ है। अरे टफ नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, वैसा टफ कुछ नहीं है मेरे दोस्त। एक आदमी 3 अलग अलग टाइप की चाय 800 500 और 300 रुपए पर केजी वाली है वो खरीदता है, और उसने अमाउंट खरीदा है वो 2 3 5 के रेशियो में है, ठीक है। वो सारी चाय को मिलाता है और इस मिश्रण का 1/6 हिस्सा वो बेचता है 700 रुपए पर केजी पे। तो आपसे पूछा इंडियन रुपीस पर केजी में रिमेनिंग चाय को किस दाम पे बेचना चाहिए जिससे कि उसे ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो। अब इस एक सवाल में 2 छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं, समझ में आया। तो पहला सवाल कि आपने भाई 3 टाइप की चाय खरीदी है 800 500 300 रुपए पर केजी वाली, 800 500 300 रुपए पर केजी वाली आपने 3 टाइप की चाय खरीदी है, और चाय की जो क्वांटिटी खरीदी वो आपने 2 3 5 के रेशियो में खरीदी है। तो आप मुझे बताओ जो मिश्रण बनेगा तीनों टाइप की चाय को मिलाकर, उस मिश्रण का सीपी कितना होगा ये बताओ। डाटा बहुत इजी है, अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं थी, कैलकुलेशन में क्वेश्चन में हो जाएगा। भाई 1 किलो 800 के 2 किलो 1600 की होगी, 1600 1500 3100 और ये मेरे दोस्तों 1500 4600, 4600 रुपए का टोटल सामान बनेगा। कितने किलो मेरे दोस्तों, 2 और 3 5 5 10 यानी कि 460।
तो 460 रुपए पर केजी मिश्रण का सीपी होगा। सीपी ये मैंने निकाल लिया यहां से, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मिश्रण का सीपी हो गया। अब पूछा है इस मिश्रण का 1/6 हिस्सा, मिश्रण का छठा भाग जो है वो हमने 700 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो भाई जैसे हमने मान लिया कि सपोज मिश्रण जो 6 किलो है, 6 किलो का 1/6 यानी कि 1 आपने बेचा है 700 रुपए पर केजी पे, तो रिमेनिंग कितना बचा 5। मिश्रण को मैंने 6 मान लिया, 6 में से 1 किलो आप बेच रहे हो 700 रुपए पर केजी में, बाकी का 5 को कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा जाए कि ओवरऑल आपको 50% का प्रॉफिट हो। जो आपका मिश्रण बना है 460 रुपए पर केजी का बना है, 460 पे 50% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए बताओ। मिश्रण का सीपी 460 है, 460 का 50% 230 होता है, यानी कि आपको मिश्रण को 690 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा, 690 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा, तब आपको जाके 50% का लाभ होगा। तो आपसे ये पूछा है कि इस रिमेनिंग को कितने दाम पे बेचना चाहिए, नहीं निकाल सकते। अगर ये 600 ओवरऑल 690 तो ये भी 690 का बिकना चाहिए, ये भी 690 का बिकना चाहिए। 690 से 700 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है मेरे दोस्तों, एक का 10 ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 10 कम कर देते हैं, कितने समान पर 5 पर बटे 5, यानी कि 688 आ गया, बी ऑप्शन 688। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो सवाल नंबर है 73। ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं आपको, अभी कोट वाला सवाल हुआ था, कोट वाला सवाल हुआ था, सेम ऐसा ही सवाल है, इसको आप करिएगा। ठीक है भाई, इसको आप खुद से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन। 74 ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, जो मैं मॉक टेस्ट में सवाल डाल रहा हूं और जो यहां क्लासरूम हो रहा है वो अलग क्वेश्चन है, टाइप हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू हो और चाहे वो क्लासरूम हो, टाइप आपके सारे कवर हो जाएंगे। बनाओ निखिल, ये बनाइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 74। इस बार के मेंस के पेपर में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आए जो ये 74 लैंग्वेज पे मैंने डाले भी है मॉक टेस्ट में, देखे आपने, सॉरी इस बार के प्री में। निखिल कह रहे हैं जो प्री के करवा रहे हो मेंस के भी करवाइए। बेटा मेंस का क्वेश्चन ज्यादा आसान है, प्री का ज्यादा मुश्किल है, समझ में आया। मेंस तो साल में एक बार होता है, साल में एक बार में कितने सवाल आते हैं, 100 सवाल आते हैं, 100 में से कितने होते हैं। प्री के अच्छे अच्छे सवाल छांट के करने हैं हर एक एग्जाम के, चाहे सीजल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे एमटीएस हो, सारे एग्जाम को बनाने वाला एग्जामिनर सेम है। हर एक एग्जाम का आपको अच्छे अच्छे सवाल छांट छांट के करने हैं, सारे करने का कोई फायदा नहीं है। एक दुकानदार 150 रुपए पर केजी के हिसाब से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए। सवाल है, आसान सवाल है, सुनो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नष्ट हो जाने का मतलब 100% लॉस हो गया। एक आदमी ने 150 रुपए पर केजी के हिसाब से वस्तु खरीदी, 15% नष्ट हो गई, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे दोस्तों उसे बाकी वस्तु कितने दाम पर बेचना चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। जैसे मान लेता हूं कि एक आदमी ने टोटल 20 किलो वस्तु खरीदी, अब 20 किलो का 15% होता है 3 किलो नष्ट हो गई, यानी कि वो 17 किलो ही बेच पाएगा। अगर एक आदमी ने 150 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी है 20 किलो, तो 20 किलो वस्तु को कितने की खरीदी होंगी, इतने की 3000 रुपए की। बोलो इतने रुपए का सामान खरीदा होगा। अब इस इतने रुपए का सामान खरीदा है, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 3000 रुपए पे 20% अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको सामान बेचना पड़ेगा 3600 रुपए का। 3000 का 20% 600 होता है। लेकिन आपने 20 किलो खरीदी, 3 किलो तो वस्तु नष्ट होगी, तो बची कितनी, 17 किलो। तो 17 किलो वस्तु आपको बेचनी है 3600 रुपए में। 1 किलो कितने की बेचोगे, 3600 बटे 17 रुपए की। तो 3600 बटे 17 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको रिमेनिंग वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। बस इतना सा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, कैलकुलेशन करना बेकार है, आप वो सीख ही नहीं रहे।
पर ऊपर डबल जीरो बनना चाहिए, डबल जीरो। नीचे सभी के ऑप्शन में 17, 7 अट्ठे 56, 6 3 9 आएगा, 7 पंजे 35, 5 3 8 आएगा, 7 एकम 7 3 10 जी 0 आएगा, 7 सत्ते 49 और 3 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड ऊपर जीरो बन रहा है, वो यही आंसर है। खत्म सवाल, आगे चलेंगे दोस्त। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये 74 था, 75 नंबर ही बताइएगा, जल्दी से करो। जरूरत नहीं है सोनल। एक दुकानदार 450 रुपए की दर से 95 डजन संतरे खरीदता है। 7 डजन उसमें से सड़ गए और इसलिए उन्हें फेंक दिया। बाकी संतरों को 78 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेचता है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ कितना होगा। बहुत बेसिक सवाल है। एक आदमी ने 95 दर्जन के संतरे खरीदे, 450 रुपए का एक संतरा मिल रहा है, 450 का, 4.5 रुपए का, ठीक है ना। तो आप बताओ, एक संतरा अगर 4.5 रुपए का खरीदा है तो एक दर्जन में तो 12 होते हैं, 12 संतरे कितने खरीदोगे, मल्टीप्लाई बाय 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 54 आ जाएगा। तो यानी कि एक दर्जन संतरे 54 रुपए के खरीदे हैं। खरीदे 95 डजन, तो 95 दर्जन संतरे 3 रुपए के खरीदे होंगे, मल्टीप्लाई सीपी आ गया। एक संतरा 4.5 रुपए का है, एक दर्जन अंगे 54 के, 95 दर्जन खरीदे, 3 रुपए के खरीदे। 7 दर्जन संतरे सड़ गए, 95 में से 7 दर्जन अगर सड़ गए तो बचे कितने, 88, 88, 95 में 7 माइनस कर दो, 88 दर्जन बचे। और उनमें से हर दर्जन 78 का बिक रहा है। एक दर्जन यानी कि एक डजन 78 रुपए का बिक रहा है, तो 88 डजन कितने के बेचेगा, 88 इंटू 78 रुपीज के बेचेगा। यानी उसने टोटल सामान खरीदा इतने रुपए का, टोटल सामान बेचा इतने रुपए का। मेरे दोस्तों पूछा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया है कि आप इसका रेशियो ले लो, रेशियो लेने से कैलकुलेशन कम हो जाती है। समझ में आया, ठीक है जी। क्या आपको समझ में आया कैसे किया भाई। एक दर्जन एक केला एक संतरा 4.5 रुपए का खरीदा है, तो एक दर्जन हो जाएंगे 4.5 गुणा 12, 54 रुपए के। 95 दर्जन खरीदे, इतने का टोटल सामान खरीदा। 7 दर्जन सड़ गए, 95 में से 7 सड़ गए, 88 बचे। उनमें से हर एक को बेचा है 78 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 78। टोटल इतने रुपए का सामान खरीद के आपने इतने रुपए में बेच दिया। तो मेरे प्यार में कितना प्रॉफिट हुए, 6 से चला जाएगा 9 बार और 6 से चला जाएगा 13 बार। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें और कुछ कटने वाला है। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो मैं खूब दबा के अप्रोक्स लगा सकता हूं, खूब दबा के, ठीक है भाई, खूब दबा के हम यहां पे अप्रोक्स लगा सकते हैं। 9 से मेरे दोस्तों 88 चला जाएगा, ये 10 बार लगभग, 9 2 90 होता है ना, 10 बार चला जाएगा। और 5 से चला जाएगा 19 और ये 2 बार, यानी कि मैंने अप्रोक्स कर लिया 19 रेशो 26। सीपी से एसपी का रेशो 19 रेशो 26 है, तो जाहिर सी बात है लॉस तो नहीं हुआ है। 19 का सामान अप्रोक्स 26 में गया है, तो मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 7 का। अब 19 का 34% आप निकालेंगे, 19 का 45% निकालेंगे, 45%, तो भैया वो तो आपका 7 से कहीं ज्यादा है। 19 का 45, 19 का 40% ही 7.6 होता है, तो 45% नहीं है, अप्रोक्स 34% है, बी ऑप्शन, अप्रोक्स 34%। खत्म। ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं कि लगे फिर गुणा करने पागलों की तरह। जब आपको दिख रहा है ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, बनाइएगा 76 नंबर, बनाओ जल्दी से। इसका क्या आंसर है, सभी बच्चे जवाब देंगे हमें। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसमें उसने कुछ वस्तुओं को बेचा है 30% के लाभ पर। उसने कुछ वस्तुओं को 30% के प्रॉफिट पर 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर मूल्य पर बेच दिया।
बाकी वस्तुओं को 18% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। कुल लाभ प्रतिशत, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कुछ नहीं है, कुल लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। एक आदमी ने 40 आर्टिकल खरीदे, उसने इसमें से कुछ आर्टिकल को बेचा 30% के प्रॉफिट पर और 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर मूल्य पर बेच दिया। यानी कि सपोज एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए है, तो 26 आर्टिकल के सीपी यानी कि 26 रुपए में बेच दिया। अगर किसी आदमी को 30% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/10, 30% प्रॉफिट मतलब 10 रुपए का सामान 13 रुपए में बेचा। मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो उसने जो बेचा वो 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर दाम पे बेचा। 26 आर्टिकल का सीपी 26 रुपए, यानी कि उसने 26 रुपए का सामान बेचा है, 13 दूनी 26, तो 10 की वैल्यू कितना आ गई 20, यानी कि उसने कितने आर्टिकल बेचे होंगे 20। उसने 20 आर्टिकल बेचे होंगे। 20 आर्टिकल पर अगर कोई आदमी 30% प्रॉफिट कमा लेगा, 20 रुपए का 30% 6 होता है, तो 26 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर वसूली हो जाएगी। यानी कि उस आदमी ने 20 आर्टिकल बेचे होंगे और इन 20 आर्टिकल पे 30% प्रॉफिट कमाया है। टोटल 40 आर्टिकल खरीदे हैं, तो बचे आर्टिकल 20। इन रिमेनिंग आर्टिकल को बेचा है 18% के प्रॉफिट पर। तो पूछा ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आप नहीं बता सकते? हर कोई बता सकता है। इन 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट है, इन 20 पे 18% है। बेस सेम है भाई, 20 और 20 बेस सेम है, 1:1। जब भी बेस सेम है ओवरऑल कैसे निकालते हैं? एवरेज 30 और 18 48 का एवरेज 24%, तो आपको ओवरऑल 24% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अलग लैंग्वेज है, मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, अलग लैंग्वेज है हटके, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। हर एग्जाम के सबसे यूनिक सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। 77 नंबर बनाओ जी। एमटीएस के पेपर का सवाल है। एमटीएस का नाम सुन के हल्के मत लीजिएगा। एमटीएस में ऐसे ऐसे सवाल आ रखे हैं ना कि तुम्हारा मेंस सर पकड़ पकड़ कर रोएगा। ऐसे सवाल एमटीएस में आ रखे हैं, चपरासी के पेपर में इतना तगड़ा तगड़ा सवाल आ रखा है एमटीएस में। रिपीट करके देखेगा। नहीं समझ आया, फिर से बता देते। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को बेचा है 30% के लाभ पर और 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा। मैंने मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सपोज 1 रुपए है। अगर किसी आदमी को 30% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 10 रुपए का सामान 13 में बेचा, 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर दाम पे बेचा। 26 वस्तु का सीपी होगा 26 रुपए, तो 13 की वैल्यू 26 है, 26 रुपए का सामान बेचा है, तो 10 की वैल्यू 20, यानी कि उसने 20 रुपए का सामान खरीद कर 26 रुपए में बेचा है। 20 रुपए का सामान खरीदा है, इसका मतलब एक आर्टिकल 1 रुपए का, तो 20 रुपए का मतलब 20 आर्टिकल, यानी कि उसने 20 आर्टिकल बेचे हैं जिन पे 30% प्रॉफिट कमाया है और 26 आर्टिकल के बराबर उसने कीमत वसूल करी है। तो 20 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, 30% प्रॉफिट पर बेचे, 20 आर्टिकल उसने, बाकी 18% रिमेनिंग बचे 18, टोटल 40 होना चाहिए। रिमेनिंग 20 18% के प्रॉफिट पर ओवरऑल जो होगा 30 और 18 का एवरेज। बेस वैल्यू का रेशियो 1:1 है। जब भी बेस वैल्यू का रेशियो बराबर हो तो ओवरऑल हमेशा एवरेज निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा टाइम नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, अगली बार अगले साल समझना। अब ए शॉपकीपर बोट 500 नोटबुक। एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदे, 300 नोटबुक ही सोल्ड 300 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर ऑल 500 नोटबुक। 300 नोटबुक उसने इस मूल्य पर बेचा है जिसमें उसने 500 नोटबुक खरीदे थे, ठीक है। ही सोल्ड 140 नोटबुक एट 20% हायर रेट देन दैट एट विच ही सोल्ड 300 नोटबुक्स। 140 नोटबुक को उसने 20% हायर रेट में बेचा है जिसमें उसने 300 नोटबुक बेचे हैं। रिमेनिंग नोटबुक जो है वो उसने बेचे हैं, रिमेनिंग जो है उसने कॉस्ट प्राइस पर मेरे दोस्तों बेचे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो मैंने मान लिया कि एक नोटबुक 1 रुपए का है। मैंने मान लिया कि एक नोटबुक जो है वो 1 रुपए का है मेरे प्यारे दोस्त, हमने मान लिया।
तो एक आदमी ने 500 नोटबुक खरीदे हैं, तो 500 रुपए के 500 नोटबुक कितने खरीदे, 500 रुपए के, टोटल सीपी जो उसका 500 रुपए है। एक नोटबुक का क्रिया मूल्य 1 रुपए मान ले तो 500 नोटबुक 500 रुपए के खरीदोगे, टोटल सीपी 500 है। 300 नोटबुक इस मूल्य पर बेचता है जिसमें उसने 500 नोटबुक का पे किया है। भाई 300 नोटबुक उसने बेचे हैं, 500 नोटबुक के लिए कितना पैसा पे किया है, 500 रुपए। तो 300 नोटबुक उसने 500 रुपए के बेचे, 500 रुपए के। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 300 नोटबुक 500 रुपए के बेचे हैं। अब आगे पढ़ो, 140 नोटबुक जो है वो उसने 20% हायर रेट से बेचे हैं जिसमें उसने 300 नोटबुक बेचे हैं उससे। आप बताओ, अगर 300 नोटबुक 500 रुपए के बेचे हैं तो एक नोटबुक कितने का होगा, 300 को 500 से भाग करेंगे, एक नोटबुक 5/3 रुपए का बेचा है। अरे गधो, 300 नोटबुक अगर 500 रुपए के बेचे हैं तो एक नोटबुक बेचा है 500/300, 5/3 रुपए का। एक नोटबुक को इतने रुपए का बेचा है। तो 140 नोटबुक कितने के बिकने चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 140, इतने रुपए के बिकने चाहिए 140 नोटबुक। आप बोलोगे हाँ जी सर। इससे 20% हायर रेट से बेचें। 20% हायर रेट का मतलब 20% ज्यादा दाम पर, यानी कि इसका 120%, 120% मतलब 1.2, इतने रुपए में बेचे हैं। दशमलव से 0, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 14 पंजे 70, चौका 280, 280 रुपए के बेचे हैं मेरे दोस्त, 280 रुपए के। रिमेनिंग कितने पेन बचे अब उसके पास, 500 पेन खरीदे थे, 300 और 140, 440 हो गया, बचा 60। 60 पेन उसने बेचा है 60 रुपए का। एक पेन का सीपी 1 रुपए, 60 पेन 60 रुपए के। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल सामान उसने कितने रुपए का बेचा, ओवरऑल सामान इतने रुपए का बेचा कि नहीं मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा कुल कितना प्रॉफिट हुआ, तो सामान खरीदा था 500 रुपए का, एक नोटबुक 1 रुपए का, 500 नोटबुक 500 रुपए का, बेचा इतने में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 500 रुपए से जो भी एक्स्ट्रा वही प्रॉफिट है। 280 प्लस 60, 500 रुपए से कितना एक्स्ट्रा है, 500 तो सीपी है, ये एक्स्ट्रा बिका है, 280 प्लस 60, 340 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 500 रुपए पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, ये आ जाएगा 340/5, 68% का प्रॉफिट हुआ उसे ओवरऑल। सी ऑप्शन 68। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पल्ले पड़ा है, मजेदार सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 78। ये बचाओ जी, इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाओ। सीपी 300 का 20% लेंगे ना। सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ो। रेट लगा बेटा, रेट का मतलब समझते हैं, रेट समझते हैं एक आर्टिकल का। ही सोल्ड 140 नोटबुक एट 20% हायर रेट देन दैट एट विच ही सोल्ड 300 नोटबुक। 300 नोटबुक उसने जिस रेट से बेचा उससे 20% हायर रेट से 140 नोटबुक बेचे। 300 नोटबुक 500 रुपए के बेच रहे तो एक नोटबुक 5/3 रुपए का, उससे 20% हायर रेट लेना, 20% बढ़ाना है, उस पे 140 नोटबुक बेचने हैं। सवाल को ढंग से पढ़ो। प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 78। 78 क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है। वैसे तो 4-5 सवाल पेपर में आ रखे हैं, पर मैं आपको एक ही करवाऊंगा। बनाओ जी, इसका क्या उत्तर है, बता दिया मैंने कैसे आया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 4500 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। कंप्यूटर का जो सीपी है वो टीवी से 4500 रुपए कम है। टीवी को बेचा जाता है 10% के प्रॉफिट पर, कंप्यूटर को बेचा जाता है 24,500 पर। अगर होल ट्रांजैक्शन में पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ है तो आपसे पूछा है टीवी का विक्रय मूल्य या टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है। देखिए दो चीजें, आपके पास है कंप्यूटर और आपके पास है टीवी। ठीक है जी, यहां मैं लिख दे रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। ढंग से समझिएगा, एक ही सवाल समझा रहा हूं, बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। हालांकि आप इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हो, बट एक्स से हमारा, एक्स बहुत रेयर मानता हूं, एक्स में वहीं मानूंगा जहां एक्स मानने के अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं है, बतेरे ऑप्शन है। कंप्यूटर का क्रय मूल्य टीवी से 45 रुपए कम है। टीवी को बेचा जाता है 10% के लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10।
यानी कि टीवी का सीपी अगर 10 यूनिट है तो टीवी को 11 यूनिट में बेचा गया है। ये यूनिट है इसलिए रेशियो बंद कर लिया। सवाल बोला गया कि कंप्यूटर का सीपी टीवी से 4500 रुपए कम है। टीवी का सीपी अगर 10 यूनिट है तो कंप्यूटर का 4500 रुपए कम है। 10 यूनिट से 4500 रुपए कम है। बोला कंप्यूटर को बेचा जाता है 24,500 रुपए में। 24,500 रुपए में, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ तो टीवी का विक्रय मूल्य, पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या है भाई? इन दोनों का सम। टोटल सेलिंग प्राइस है 24,500 रुपए प्लस 11 यूनिट। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों का सम 10 10 20 20 यूनिट माइनस 4500 रुपए। यही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया। सवाल में साफ साफ यही कहा गया कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, यानी कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा होने का मतलब इसका 120% है, 120% है। 20% ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? 120%। 120% का मतलब मेरे दोस्तों 1.2 टाइम्स, यानी कि जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, 1.2 टाइम्स है। बस यहां से कैलकुलेशन करनी है। 1.2 के 20 में गुणा 24, 24 में से 11 घटाएंगे 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? 1.2 की 4500 में गुणा करेंगे 5400, 5400 आएगा। ये 5400 माइनस है, जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 1.2 की 20 में गुणा करेंगे 24, 24 माइनस 11 13। 1.2 की 4500 में गुणा 5400, 5400 इधर माइनस से इधर जाके जुड़ जाएगा। तो जब यहां जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29900। 13 यूनिट की वैल्यू 29900 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त यहां से 13 दूनी 26, 13 × 39, 2300 रुपए, 2300 रुपीज। पूछा टीवी का बिक्री मूल्य। टीवी का बिक्री मूल्य है 11 यूनिट। 11 यूनिट के लिए आपको निकालने मल्टीप्लाई बाई 11 आ जाएगा, यानी कि 22,000 और 3300, 25,300 रुपए सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 25,300। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, वो पहले था। सारी ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिया है, सारे ही ऑप्शन, ठीक है जी। वो जमाने बीत गए मेरे दोस्त, जब होता था ऐसे, जब एग्जामिनर देख लेता पहले कि यार 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे लौंडे, तो वो देता ही नहीं है। ये करेंगे मेरे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने 79, लास्ट है भैया, बनाओ। सवाल 79 2020 के मीन्स का पूछा हुआ है सवाल। सवाल तो आपको मजाक लग रहा होगा, 2020 के मीन्स का पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, मुझे आंसर चाहिए हर बच्चे से। 11 की वैल्यू पूछी है। ओवरऑल 20% प्रॉफिट का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। वही हमने किया, टोटल एसपी निकाला, टोटल सीपी निकाला, 20% ज्यादा कर। 20% ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। एक दुकानदार 20 किलो चावल खरीदता है 55 रुपए पर केजी के हिसाब से, 25 किलो चावल 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, 35 किलो चावल 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। उसने 150 रुपए खर्च किए हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। सारे टाइप के चावल को उसने मिलाया और मिश्रण को 62.56 रुपए पर केजी से बेचा। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इंटायर ट्रांजैक्शन में? देखिएगा, अगर ये लाइन ना होती ना बीच वाली तो मैं फिर इसको डेविएशन से कर लेता, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक आदमी ने 55 रुपए पर केजी के हिसाब से कितना चावल खरीदा है? 20 किलो। तो कितने का पड़ा होगा? 1100 रुपए का। 1 किलो चावल 55 का, 20 किलो 1100 का। 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 25 किलो चावल कितने का होगा? 25 पंजे 125, 1250 रुपए का। 60 रुपए पर केजी के हिसाब से 35 किलो चावल कितने का होगा? 1 किलो चावल 60 रुपए का, 35 किलो कितना होगा? 60 गुणा 35, 2100 रुपए का। 150 रुपए खर्च करें ट्रांसपोर्टेशन पे, भाई रिक्शे में भर के लाया, 150 रुपए खर्च के परिवहन पे। तो यानी कि टोटल खर्चा इतना हो गया चावल खरीदने में मेरे दोस्त। ये हो गया ना टोटल खर्चा। कितना हो गया भाई? ये 2 3 1 4000
और मेरे दोस्तों ये 100 और 100 200, और मेरे दोस्तों ये 400, यानी कि 4600 रुपये आ गया। 4600 रुपीज का टोटल खर्चा हो गया चावल खरीदने में। जब बेचने की बारी आई, सभी टाइप के चावल को मिलाया, भाई खरीदने में तो टोटल 4600 रुपए का खर्चा किया है बेचारे ने। जब बेचने की बारी आती है तो सभी टाइप के चावल को मिलाता है और पूरे मिश्रण को मिक्स करके बढ़िया से मिश्रण को बेचता है 62.56 रुपए पर केजी के हिसाब से। जब वो तीनों टाइप के चावल को मिलाएगा तो कितना बनेगा भाई? 20 किलो चावल ये है, 25 किलो ये है और 35 किलो ये है, तो टोटल चावल बनेगा 35 और 25 60, और 60 और 20 80। 80 किलो चावल मेरे दोस्तों बना। मिक्स करके 80 किलो मिश्रण बनेगा। 1 किलो 62.56 रुपए का बेच रहा है, 1 किलो 62.56 का, तो 80 किलो बेचेगा, 80 गुणा 62.56 रुपीज का। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्यारे भाई कि उसने टोटल सामान इतने रुपए का खरीदा है और इतने रुपए में बेचा है। ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो हम इसका क्या ले लेंगे? रेशियो ले लेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई, देखिए 2 चौक 8 और मेरे दोस्तों 23, ये 23 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। जब तक 23 से नहीं कटेगा आगे कैलकुलेशन हो नहीं सकती। 23 से कटेगा मेरे दोस्तों। 23 दूनी 46 मेरे प्यारे भाई। कितना बचेगा यहां से आपका? 23 सत्ते 161 और 23 दूनी 46। तो ये आ गया, मैंने बेस को 100 बना लिया। पे 100 बचा, 100 से डायरेक्ट आपका आंसर अब परसेंटेज में आएगा। ये 40 है मेरे दोस्तों, मैंने 2 से काटा है, 40 बचेगा। ये 40 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 27 चौका 108 ये आएगा मेरे दोस्तों। दशमलव लगेगा यहां पे 108.8, यानी कि 100 का सामान 108.8 में बिका है। तो यानी कितना प्रॉफिट हुआ? 8.8 का प्रॉफिट हुआ। डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 8.8% का आपको प्रॉफिट हुआ है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। खत्म। कर पाओगे बच्चों? 10.5 नहीं भाई, गलत कर रहे हो। आकांक्षा 8.8। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा मैनुअली। तो पेपर में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिनमें आपको मैनुअली काम करना है। कोई कंसेप्ट इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस पागलों की तरह आपको कैलकुलेशन करती जानी है। ठीक है, जैसा कि पिछले सवाल में हुआ, कोई लॉजिक नहीं है, सब जोड़ो सब लिखो यहां पर भी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों इस शीट का। शीट में है सवाल नंबर आपके सामने 80। मुझे आप इस सवाल को करके बताओ, फिर मैं आगे की शीट लगवाता हूं। ठीक है ना, बनाओ जल्दी से। ये तो प्री का सवाल है, आप ही हमें करके बता दीजिएगा। बनाओ जल्दी। प्रॉफिट लॉस की पहली ही शीट सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे टाइप है। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे टाइप है। ठीक है जी, जब हम जीरो टू हीरो बैच में पढ़ाते हैं तो उस सीट में 170 सवाल है। आगे सभी बच्चों ने कर लिया ये तो? ₹620। चलो मैं बता दे रहा हूं जल्दी से मेरे दोस्त। आसान सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। ठीक है भाई, बनाओ। बोला निकिता को एक टेबल फैन को 840 में बेचने पर 20% का लाभ होगा। दीवार घड़ी को 1008 में बेचने पे 12% का लाभ होगा। यदि वह टेबल फैन को 980 रुपए में बेचती है, दीवार घड़ी को मिनिमम किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि पूरे सौदे में मिलाकर कोई नुकसान ना हो? ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यार में सीपी। टेबल फैन को 840 में बेचा, 20% का लाभ हुआ। ये 120% की वैल्यू है।
100% की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा, यानी कि 700 रुपए। टेबल फैन की कीमत 700 रुपए है, 700। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। दीवार घड़ी को 1008 में बेचा, 12% का प्रॉफिट हो, 112% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू यहां से निकालूंगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आपके यहां से 900 रुपए। ये दीवार घड़ी 900 रुपए की है। अब क्या बोला है? बोला ये गया टेबल फैन को 980 में बेचा। तो टेबल फैन 700 का है, 980 रुपए में बेचा, तो टेबल फैन पे कितना प्रॉफिट हुआ? 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पूछा दीवार घड़ी को मिनिमम किस दाम पे बेचना चाहिए जिससे कि पूरे सौदे में कोई लाभ या नुकसान ना हो। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। टेबल फैन पे जितना कमाया है, अगर दीवार घड़ी पे उतना ही लॉस करवा लो तो ओवरऑल 0 पे आ जाओगे। या 280 रुपए कमाया, आप यहां पे 280 रुपए का लॉस करवा लीजिए। तो 900 माने 280 कितना आ गया? 620। अगर आप दीवार घड़ी को 620 रुपए में बेचोगे तो ओवरऑल आपका 0 हो गया, ना तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस हुआ। 620 से कम में आप बेचोगे मेरे दोस्तों तो फिर आपको नुकसान होने लगेगा। तो मिनिमम मेरे दोस्तों आपको 620 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। ये ऑप्शन, इतना सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो मुश्किल है नहीं बिल्कुल भी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट शीट नंबर है बच्चों आपके सामने प्रॉफिट लॉस की सेकंड वाली, और इस शीट में मात्र 33 सवाल हैं। 33 सवाल, ठीक है ना, छोटी सी शीट है, चलेगा। आज और कल में आपकी थर्ड शीट, प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों कल में, और उसके बाद आपका डिस्काउंट शुरू होगा। प्रॉफिट लॉस के टाइप आपके कल समाप्त हो जाएंगे, फिर डिस्काउंट शुरू करेंगे। डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चैप्टर ओवर। जी बताइएगा जल्दी से। एक शोरूम मालिक कार को 6,32,500 में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। अगर वह इस कार को 8,10,000 में बेचे तो उससे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? ये बताओ जल्दी से। बहुत तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई, खतरनाक कैलकुलेशन। एक शोरूम का मालिक कार को 6,32,500 में बेचता है, 15% प्रॉफिट कमाता है। 8,10,000 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ। कुछ लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे। पहली लाइन से पहले सीपी निकालेंगे, फिर करेंगे। जब आपको दिख नहीं रहा कि ऑप्शन में कितना फर्क है, कम से कम 3-4% का फर्क है ऑप्शन में, तो मैं अप्रोक्स करूंगा। 6,32,500 में बेचने पर 15% प्रॉफिट है, 8,10,000 में बेचूंगा कितना प्रॉफिट होगा? तो ये मेरे दोस्तों इसको इग्नोर कर सकते हो। देखो इजी हो गया, अगर मैं यहां पे ये 4 0 से 4 0 काट लूं, ये भी किससे कट गया मेरे दोस्तों? 9 से। 9 7 63, 9 नाम 81, ये रेशियो 7:9 है। कि 7 रुपए में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 115% की वैल्यू है, 115% की। तो 9 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? बस इतना सवाल बन गया मेरे दोस्तों। इतनी सिंपल। जब मुझे दिखाई दे कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स मारूंगा, शीट में अभी अपलोड करवा दूंगा। छोड़ दो भैया आज से। फिर 7 की वैल्यू 115% है, कितने गुना है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, और ये मेरे प्यारे भाई यहां पे 4 बच जाएगा, 7 छिंग 42, ठीक है। और ये अप्रोक्स 16.5 आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां भी 16 में 144, और मेरे दोस्तों 144, और ये 4.5, यानी कि 148.5% के आसपास, 148%। तो अप्रोक्स 48% का प्रॉफिट होगा, अप्रोक्स 48%। ये ऑप्शन है पहला, उत्तर आ गया, ए ऑप्शन, खत्म। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है भाई कि यहां पे लगभग 16 गुना है, तो ये भी आपका 16 गुना होगा, तो 48% के आसपास आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 2। ये बताइएगा जी इस प्रश्न का क्या उत्तर है। सोहन ने एक पुरानी कार खरीदी 2,47,000 रुपए में, उस पर 18,000 रुपए खर्च की इस रिपेयरमेंट पे, फिर इस कार को 2,78,250 में बेचा, तो सोहन का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ऐसे सवाल भतेरे आते हैं पेपर में मेरे दोस्तों, केवल इसमें कैलकुलेशन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है।
247 में कार खरीदी, 18,000 रुपए खर्च किए इसकी मरम्मत पे, तो टोटल कार कितने की पड़ी, जोड़ो 255 10, 2,65,000 रुपए की कार पड़ गई, 2,65,000 रुपए की कार हो गई मेरे दोस्तों। इसमें जोड़ेंगे बेची कितने की है, बेची है 2,78,250 में, तो उसका प्रॉफिट बताओ मेरे प्यारे भाई। अब 5,000 पे आएंगे तो 70 और ये 8 है, 13,250 का प्रॉफिट हुआ, 13,250 का ये प्रॉफिट हुआ। कितना है मेरे दोस्तों, कितना है, अप्रोक्स 5%। 2,65,000 का 10%, 10% निकालेंगे, एक जीरो निकाल दो, 26,500, 5% इसका आधा ही तो ये 13,250, अप्रोक्स 5% प्रॉफिट, खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया है, समझ में आया है, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 3, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देंगे। एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मुरम्मत पर कुछ पैसे खर्च किए। उसने इसे 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना पैसा खर्च किया था, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल आते हैं, आपने देखा होगा। 1,08,500 में कार खरीदी, खरीदने पे कुछ पैसे उसके रिपेयरमेंट पे खर्च किया, बाद में उस कार को 1,56,250 में बेचा है, 25% का प्रॉफिट होते, 125% की वैल्यू है मेरे दोस्तों, 125% की। 100% की वैल्यू निकाल लो मेरे दोस्तों, तो 125 से 125 बार कट जाएगा, 125 का स्क्वायर होता है 15,625, यानी कि 1,25,000 रुपए जो है वो कार का मेरे प्यारे भाई सीपी है। टोटल कार का सीपी 1,25,000 रुपए है, 25% प्रॉफिट कमाया है, 1,56,250 में बेची। कार खरीदी है कार डीलर ने 1,08,500 रुपए की, तो 1,25,000 में से 1,08,500 रुपए माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 16,500। ये 16,500 रुपए ही उसकी मरम्मत पे खर्च किया गया है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। पहले मैंने कार का नेट सीपी निकाला, खरीदी 1,08,500 की है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जो है खर्च हुआ 16,500, वही आपका रिपेयरमेंट पे खर्च हुआ, उसकी मरम्मत पे, खत्म। आगे चलेंगे दोस्त, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है सभी लोग। कोई आदमी अपने सामान को यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य के 62.5% में बेचा जाए तो k% का नुकसान होगा। यदि करंट सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो 2k% का प्रॉफिट होगा, 2k% का प्रॉफिट होगा। k का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, बनाएंगे प्यारे भाई, कौन करेगा। ये मॉक टेस्ट का ही पूछा हुआ सवाल है। एक मॉक टेस्ट में यदि किसी आर्टिकल को उसके करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% बेचा जाए तो k% को नुकसान होगा। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, तो बटे 8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस 8 है। माना किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, तो 8 का 62.5% होता है 5 रुपए। 5 रुपए में बेचने पर k% का नुकसान हुआ है, k% का लॉस। 5 रुपए में बेचने पर, 5 रुपए में बेचने पर क्या हुआ, k% का लॉस हुआ है। अगर सामान को वर्तमान मूल्य पर करंट सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए, करंट सेलिंग प्राइस मैंने कितना माना है 8 रुपए में अगर आप बेचोगे तो आपको 2k% का प्रॉफिट होगा, 2k% का। तो आपसे पूछा है k की वैल्यू क्या है। क्या मैं ऐसा सवाल नहीं आपको बता चुका, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। पहले सामान 5 रुपए में बेच रहे थे, अब 8 रुपए में बेच रहे हो, तो रुपए में कितना डिफरेंस आया, 3 रुपए का। परसेंट में कितना डिफरेंस, पहले k% का लॉस था, 2k% का प्रॉफिट है, 3k%। यानी कि मेरे प्यार भी 3k% ही 3 रुपए के बराबर है, तो k% की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, 3/3 1 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो तो आपको k% का लॉस होता है। k% मतलब 1 रुपए का लॉस होता है, 1 रुपए का। k का मान निकालना है ना। जब आप सामान को 5 रुपए में बेचते हो आपको k% यानी कि 1 रुपए का लॉस होता है, यानी कि सामान का क्रिया मूल्य सीपी 6 रुपए रहा होगा, 6 रुपए। 6 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ तभी 5 रुपए का, सामान का सीपी 6 रुपए रहा होगा,
₹6 पर आपको ₹1 का लॉस हुआ, ये आपका K परसेंट है। 1/6 होता है 16.66, तो K का मान 16.66 है। ये आंसर है डी ऑप्शन 16.66। बताओ कितना जबरदस्त सवाल है मेरे दोस्त, इससे मजेदार सवाल बन ही नहीं सकता कोई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपके लिए बनाएंगे जी। क्या उत्तर है जी इसका? K परसेंट बराबर 37.5। पागल हो गए हो कर रवि, कुछ भी बोलते हैं आप लोग, दिमाग लगाओ पहले। ये जो है ना सवाल, ये 2 साल पहले सीजीएल में भी आया था, 2020 में शायद 19 में। ऐसा ही सवाल था, बिल्कुल लैंग्वेज यही थी, डाटा उसका अलग था, बिल्कुल यही था। बताओ, रानी ने एक रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपए में खरीदा और इसे 12% के लॉस पर सोनी को बेच दिया। ठीक, सोनी ने इसकी मरम्मत पर 3360 रुपए खर्च किए और इसे रोजा को उस कीमत पे बेचा, रोजा को जिस पर रानी को 20% का लाभ होता। सोनी द्वारा अर्जित प्रॉफिट परसेंटेज लगभग कितना होगा? अप्रोक्स में जवाब दीजिएगा। 3 लोग हैं, रानी, सोनी, रोजा। रानी, सोनी, रोजा। रानी ने एक रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपए में खरीदा है, 15,500 रुपए में रानी ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और 12% के लॉस पर सोनी को बेचा। तो 15,500 का 12% निकालोगे भाई, अगर मैं 10% निकालूं तो आएगा 1550। 15,500 का 2% अगर मैं निकालूं, 2% तो आएगा भाई आपका 1% आएगा यहां पे 310, 2% आएगा 620। 620 ये माइनस कर देते हैं, माइनस। तो कितना आया मेरे प्यारे भाई? 15,500 में से आपको माइनस करना है यहां पर 15 6 21 2170 रुपए, 2170 रुपीज आपको माइनस करना है। क्लियर है? अब देखिए मेरे दोस्तों, 15,500 में से 2170 आपको माइनस करना है, ये बात क्लियर है, यही है ना? फिर इतने रुपए में मेरे दोस्तों रानी ने फ्रिज बेच दिया सोनी को। सोनी ने इसके ट्रांसपोर्ट पे 3360 रुपए खर्च किए, तो सोनी ने इतने में खरीदा। खरीदने के बाद सोनी ने 3360 रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्ट पे, तो सोनी को ये फ्रिज कितने का पड़ा होगा मेरे दोस्तों? ये समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 3360 में से 2160 अगर आप घटाओगे तो 1200 कितना बचेगा? 1200। 10 रुपए और घटाना है तो ये 1190 रुपए, 1190। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? ऐसे ही कर लिया करो। 15,500 में से 12% निकालेंगे तो 2170 आएगा, 1800 और इसका मेरे दोस्तों 15,000 का 12% 1800 और 500 का 12%। लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, ये गड़बड़ की है मेरे दोस्तों। 2% जो 620 नहीं आएगा, तभी तो कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है। 15,500 का 12% आप निकालेंगे तो 15,000 का 12% 1800 होता है और 500 का 12% 60 होता है, 1860 रुपए। तो 1860 रुपए का लॉस हुआ, इतने में बेच दिया सोनी को। सोनी ने इस पे 3360 रुपए खर्च किए ट्रांसपोर्ट पे, 3360। तो सोनी को जो फ्रिज है मेरे दोस्तों अल्टीमेटली इतने रुपए का पड़ा होगा। अब 3360 में से 1800 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1500 रुपए। 1500 रुपए इसमें जोड़ना है, तो इसमें जब आप 1500 रुपए ऐड करेंगे तो कितने का हो जाएगा? 17,000 रुपए का। 17,000, 15 एक 16 और 500 500,000, यानी कि 17,000 रुपए का मेरे दोस्तों सोनी को ये फ्रिज पड़ा। उसके बाद सोनी ने फ्रिज बेच दिया रोजा को। रोजा को उस कीमत पर बेचा है जिस पर रानी को 20% का लाभ होता, उस कीमत पर बेचा है। रानी का सीपी 15,500 है। 15,500 पे अगर 20% का लाभ कमाना है, 15,500 पर 20% का लाभ कमाना है तो इतने में बेचा होगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सोना ने, ये सोनी जो भी है, सोनी ने रोजा को इस कीमत पर फ्रिज बेचा है जिस पर रानी को 20% का लाभ होता। रानी का सीपी है,
इस पे 20% लाभ कमाना है तो 120% में बेचना पड़ेगा। 120% का मतलब ही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2, 1.2 से गुणा कर देना, ये होता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई हम ले लेंगे इसका रेशियो, ठीक है भाई। तो ये तो ही जाएगा 1800 और मेरे दोस्तों 60, यानी कि 1860। 1700 का सामान 1860 में बिका, हम रेशियो ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 170 का सामान अगर 186 में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हुआ यहां पर 16 का, 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ 170 का 10% तो 17 होता है, लेकिन 10% से कम आएगा आंसर। 10% से कम एक ही ऑप्शन है तीसरा 9.4, 10% से कम आएगा, एक ही ऑप्शन है। कर पाओगे? अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, हर बालक इसको समझ पा रहा है, बेहतरीन। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6, बनाओ जी इसका क्या आंसर है। बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर का, ठीक है ना। इससे इंस्पायर होकर एसएससी भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन डाल सकता है, ऐसा सवाल है, मुश्किल नहीं है, परफेक्ट एसएससी के लिए। ए ग्रोसर मिक्सेस टू वैरायटी ऑफ व्हीट एंड सेल्स द मिक्सचर एट 28 रुपए पर केजी टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कोई किराने वाला गेहूं की दो किस्मों को मिलाता है और 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए 28 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट है वो सेकंड का ट्वाइस है, यानी कि सेकंड का सीपी अगर 1 है तो फर्स्ट का सीपी 2 है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर। एंड ही हैज मिक्स्ड देम इन द रेशियो 2:3, उसने दोनों गेहूं की वैरायटी को, दोनों ही टाइप के गेहूं को मेरे प्यारे भाई 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। 2:3 के रेशियो में क्या किया उसने? मिक्स किया है। दो टाइप के गेहूं है, दोनों की क्वांटिटी को 2:3 के रेशियो में मिलाया। पहली वैरायटी का जो सीपी है वो सेकंड का डबल है। तो आपसे पूछा सस्ते गेहूं का क्रय मूल्य बताओ। तो भाई आपने यहां पे दो गेहूं को मिक्स किया है तो आप मिक्सचर का सीपी निकालो ना। मिक्सचर का सीपी क्या है? क्या आप मिक्सचर का सीपी नहीं निकाल सकते? आप 25% का प्रॉफिट कमाते हो मिश्रण को 28 रुपए पर केजी में बेचने पर, यानी कि 28 रुपए पर केजी में बेचते हो, आपको 25% प्रॉफिट हुआ जी 1/4। सीपी 4 है तो आपको 1 का प्रॉफिट हो, यानी कि 5 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू? 5 की वैल्यू है। इसे 4 की वैल्यू निकालेंगे, मिश्रण का सीपी आ गया बच्चों। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 28 रुपए, 125% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो। आपने दो वैरायटी के गेहूं को मिलाया है 2:3 के रेशियो में। पहली वैरायटी का जो कॉस्ट है वो सेकंड का डबल है। तो आप मुझे बताओ जब आप इनको मिलाओगे तो मिश्रण का सीपी बनेगा क्या? आप नहीं बता सकते भाई। सपोज 1 किलो गेहूं 2 का है, 2 किलो हो जाएगा 4 का, हो जाएगा 3 एकम 3 7, यानी कि 7 बटे कितना भैया भी? 2 और 3 5, 5 है टोटल। कितना है? 5। 7/5 वेटेड एवरेज से भाई। भाई 1 किलो गेहूं सपोज 2 रुपए का, तो 2 किलो हो जाएगा 4 का। ये 1 किलो गेहूं 1 रुपए का, 3 किलो हो जाएगा 3 का, 4 3 7, 7 किलो 7 रुपए का बना। कितने किलो? 2 और 3 5/5। ये मिश्रण का सीपी आ गया मेरे प्यारे भाई। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 28 4 बार कट जाएगा, 4 बार। तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 4 चौक 16 रुपए पर केजी। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गई। 1 की वैल्यू 16 रुपए पर केजी आ गई मेरे दोस्तों। यही है ए ऑप्शन, सस्ते गेहूं का प्राइस। खत्म। वही किया है बेटा। कर पाओगे? है ना इजी सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलेंगे। प्रॉफिट लॉस की एक और स्लाइड थी। ओके।
ठीक है जी। चलो आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। सर 14 आ रहा है, 14 गलत आ रहा है बेटा, 14 गलत आ रहा है। 16 सवाल का सही आंसर है। 14 कैसे आएगा? मिश्रण का आप सीपी निकालो मेरे दोस्तों, यहां से वेटेड एवरेज से मिश्रण का सीपी 7/5 है। मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दे, तो मिश्रण का सीपी ये होगा। ठीक भाई, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक की वैल्यू 16 रुपए, चीपर का प्राइस 1 यूनिट है, 1 की वैल्यू आया। ठीक है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इससे आगे। बाय।